की न्यूज खबरों का। गैरसैंण में बजट सत्र की अधिसूचना जारी। विधानसभा भवन में 13 मार्च से सत्र शुरू होगा। टिहरी की पगडंडियों पर मॉर्निंग वॉक पर निकले सीएम ने होम स्टे स्थित खेतों में पावर वीडर से की जुताई। 15 मार्च को पेश होगा सीएम धामी सरकार का बजट में रोजगार पर होगा फोकस। प्रदेश में अतिरिक्त बिजली देने पर केंद्र ने जताई मजबूरी। गहरा सकता है संकट, सीएम ने संभाला मोर्चा। पच्चीस अप्रैल को खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोले जाएंगे कपाट। मार्ग से डीडीएमए द्वारा बर्फ हटाने का कार्य जारी। और एक बार फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। 27 फरवरी से 1 मार्च तक बदला रहेगा मौसम। 3 दिन मैदानों में बारिश ओलावृष्टि के आसार। आप देख रहे हैं की न्यूज खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और खबरों की शुरुआत करेंगे देहरादून से। गैरसैंण विधानसभा सत्र को लेकर अधिसूचना जारी। विधानसभा का बजट सत्र आगामी 13 मार्च से होगा शुरू। खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं। विधानसभा का बजट सत्र आगामी 13 मार्च से होगा शुरू। गैरसैंण के भराड़ी सैण स्थित विधानसभा भवन में होगा सत्र। विधानसभा सचिवालय ने सत्र के लिए अधिसूचना जारी की। विधायकों ने सत्र के लिए अब तक 560 प्रश्न लगाए हैं। गैरसैंण विधानसभा सत्र को लेकर अधिसूचना जारी की गई है। विधानसभा का बजट सत्र आगामी 13 मार्च से होगा। गैरसैंण के भराड़ी सैण विधान भवन में होगा सत्र। देहरादून से खबर, जहां पर गैरसैंण विधानसभा सत्र को लेकर जो है ऐलान किया गया है। विधानसभा का बजट सत्र आगामी 13 मार्च से होगा शुरू। गैरसैंण के भराड़ी सैण स्थित विधान भवन में होगा सत्र का आयोजन। विधानसभा सचिवालय ने सत्र के लिए अधिसूचना जारी की। खबर उत्तराखंड से है, जहां एक बार फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। 27 फरवरी से 1 मार्च तक बदला रहेगा मौसम। 27 फरवरी से 1 मार्च तक बदला रहेगा मौसम। 3 दिन मैदानों में बारिश ओलावृष्टि के आसार। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ में बारिश के आसार। उत्तराखंड से खबर, जहां पर एक बार फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। 27 फरवरी से 1 मार्च तक बदला रहेगा मौसम। 3 दिन मैदानों में बारिश ओलावृष्टि के आसार। सत्ताईस फरवरी से 1 मार्च तक बदला रहेगा मौसम। टिहरी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को तिवाड़ गांव टिहरी में एक दिन की शुरुआत खेतों में जुताई से की है। उन्होंने होम स्टे स्थित खेतों में पावर वीडर से जुताई की है। इसके उपरांत मुख्यमंत्री धामी ग्राम तिवाड़ की पगडंडियों में प्रातःकाल भ्रमण को निकले। भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने गांव में स्थित विभिन्न होम स्टे का निरीक्षण किया एवं ग्रामवासियों की सराहना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिलाओं और बच्चों से मुलाकात कर उनका हाल चाल जाना। हरिद्वार में गैंगस्टर
अमनदीप चौधरी की हत्या के मामले में अमरदीप के परिवार ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंची अमरदीप की मां ब्रशला देवी का कहना है कि अमरदीप की हत्या पैसों के लेन देन के विवाद में नहीं बल्कि साजिश के तहत की गई थी और अब उनके परिवार को भी खतरा बना हुआ है। लेकिन पुलिस मामले की तह तक पहुंचने के बजाय हीला हवाली कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे अमरजीत के परिजनों ने हत्याकांड की बारीकी से जांच की मांग की। गौरतलब है कि 6 फरवरी को भाजपा युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष रहे गैंगस्टर अमरदीप चौधरी की उनके बिजनेसमैन पार्टनर ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। अमरदीप के साथ उसके 3 अन्य साथी जाते हैं। बहुत बड़ा षड्यंत्र था और हम 100% इसमें श्योर हैं कि राजकुमार मलिक और इसके जो 2 बेटे हैं, इन्होंने तो इस शहर में बहुत बड़ा कांड करने वाले हैं। इसके बाद इस हरिद्वार में केवल उसका नाम होगा, उसके लिए उन्होंने वो कह के जानकारी बंद कर दी कि इन्होंने अपना कबूल कर लिया कि हमने मारा। ये नहीं बताया, जानकारी ये निकाली कि इन्होंने मारा क्यों है। अगर वे रिमांड पाए तो वे सब सच उगल देंगे। इन्होंने फिरौती ले रखी किसी से, क्यों ये नहीं मुझे पता। क्या अमरदीप के नाम क्या पूरे परिवार के? भाई ये भी नहीं पता। इनकी बुआ, ये राजकुमार के यहाँ इनकी बुआ जी भाई ये पड़ोसी है पीछे गांव के। तो गांव से पता चला कि इसका बेटा जब हथियार खरीद के लाया तब बोला था कि मैं कि हथियार किस लिए खरीदे है कि हमने फिरौती ली 30 लाख रुपए, किस लिए कि हरिद्वार में बेर किसी ने पकाए, स्वाद हम लेंगे, अब हमें छोटे बड़े बूढ़े सब हमें भाई जी बोलेंगे। खबर लक्सर से है, जहां स्कॉलर होम इंटरनेशनल स्कूल के वार्षिकोत्सव में हरिद्वार के मुख्य शिक्षा अधिकारी के गुप्ता ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर मुख्य शिक्षा अधिकारी गुप्ता ने कहा कि शिक्षा के बिना कोई भी राष्ट्र अथवा समाज विकसित नहीं हो सकता है। शिक्षा रूपी हथियार से हर जंग जीती जा सकती है। उन्होंने कहा कि स्कूलों में वर्तमान में हालात और परिस्थितियों के मुताबिक गुणवत्ता परक शिक्षा पर जोर दिया जाना जरूरी है। इस मौके पर स्कूल के चेयरमैन ब्रह्मपाल सैनी ने स्कूल की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट सुनाई। उन्होंने कहा कि स्कूल का मुख्य लक्ष्य क्षेत्र के बच्चों को आधुनिक एवं गुणवत्ता पूरक शिक्षा के साथ ही देश, दुनिया और समाज के हर रोज होने वाली गतिविधियों की जानकारी देना है। शुक्रगुजार हूं कि वो अपना बहुत महत्वपूर्ण समय छोड़कर हमारे बीच में आए हैं। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। It is an important part. ये क्षेत्र के विकास के लिए, और चूँकि बहुत अभी इतना विकसित क्षेत्र नहीं है ये, पर फिर भी नगर पालिका है लक्सर में, और वैसे यहाँ कई स्कूल हैं, बढ़िया हैं सारे स्कूल, पर हमने कोशिश ये करी है कि भाई इसमें और अच्छा हो, और कई चीज़ें जो परंपरागत तो होती हैं स्कूलों में, लेकिन कुछ हमने नए प्रयोग भी यहाँ पर किए हैं। और अभी चूँकि स्कूल नया है तो वो चीज़ें थोड़ा टाइम लगेगा। अगले 6-7 महीने में आपको बहुत चीज़ें दिखाई देंगी। हमारे स्कूल के अध्यक्ष जी बैठे श्री करण पाल जी, और हम दोनों मिलके जो है इसमें पूरी कोशिश में हैं कि हम इसमें जो नई चीज़ें हैं, जो कि आकांक्षी जनपद भी है और आकांक्षी ज़िले में चूँकि एजुकेशनली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है और ये क्षेत्र भी पिछड़ा हुआ है। गवर्नमेंट व्यवस्थाएं तो पूरी कर रही है, लेकिन बिना हम पब्लिक सेक्टर के या प्राइवेट सेक्टर के सहयोग के हम पूरी तरह से हम सभी प्रकार की जनता को कवर नहीं कर सकते। हम इस क्षेत्र की शिक्षा की गुणवत्ता में विश्वास रखते हुए हमने एक छोटा सा प्रयास शुरू किया है, और हमारे इस संस्था का जो लोगो है वो भी है ज्ञानम परम गेयम, नॉलेज इज सुप्रीम। इस उद्देश्य को हम लेके चले हैं और प्रयास करेंगे कि इस क्षेत्र के बच्चों को हम एक अच्छा भविष्य दे सकें। उसके लिए हम तन मन धन से काम करेंगे, और ये आशा करेंगे कि अगर क्षेत्र के बच्चों के पेरेंट्स अगर सहयोग दिया।
हल्द्वानी में महिला कल्याण विभाग द्वारा आयोजित नगर निगम सभागार में किशोर न्याय अधिनियम पॉस्को एक्ट कार्यशाला में पुलिस शिक्षा स्वास्थ्य चाइल्ड लाइन जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा प्रतिभाग किया गया। वहीं अपर जिलाधिकारी अशोक जोशी द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए अपर जिलाधिकारी अशोक जोशी ने कहा कि किशोर न्याय अधिनियम का मुख्य कार्य बाल मैत्री वातावरण, बच्चों को समुचित न्याय सुनिश्चित करना और पुनर्वास की व्यवस्था करना है। वहीं एसपी क्राइम डॉक्टर जगदीश चंद्र ने कहा कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते सभी देशवासियों को पॉस्को एक्ट के बारे में जानकारी होनी आवश्यक है। प्रोविजन कार्यालय ने यहाँ पे बच्चों के संबंध में एक वर्कशॉप लगाई गई है, जिसमें कि हमें बच्चों के बचपन में स्थितियाँ क्या थी, वो बचपन में कैसे अपना जीवन व्यतीत करते थे, किस तरह से स्वतंत्रता से रहते थे, उसके संबंध में हमने समझाया गया है। ये जो वर्कशॉप है ये भारत सरकार द्वारा एक्ट बनाया गया है किशोर न्याय अधिनियम और पॉक्सो एक्ट। तो उसमें जो भी हमारे हितधारक होते हैं, पुलिस, शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, लेबर डिपार्टमेंट, हमारा डिपार्टमेंट, जिला बाल संरक्षण इकाई और चाइल्ड हेल्पलाइन, तो सारे जो हमारे हितधारक हैं वो कैसे साथ में मिलके जो हमारे बच्चे हैं उनके संरक्षण के लिए, उनके पुनर्वासन के लिए कैसे एकजुट होकर मिलके कार्य कर सकते हैं। डोईवाला देहरादून की जीएम सोनिका सिंह तहसील के पहाड़ी क्षेत्र के ग्राम पंचायत कुड़ियाल गांव में पहुंची और ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। इस अवसर पर जिले के तमाम विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ क्षेत्र के ग्रामीण और जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे थे। गांव में पहली बार डीएम देहरादून के पहुंचने पर गांव की महिलाओं में फूलों से डीएम सोनिका का स्वागत किया। डीएम देहरादून ने गांव के लोगों से उनकी समस्याएं सुनी और कई का मौके पर निस्तारण भी किया। डीएम ने गांव में आकर समस्याएं सुनने से गांव के लोग बेहद उत्साहित थे और अपनी समस्याएं खुद डीएम के सामने रख रहे थे। देहरादून की डीएम सोनिका सिंह ने सभी ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि उनकी जो भी समस्याएं उनके सामने आई हैं बहुत तेजी से उनका निवारण होगा। जो बिजली का स्टेशन बनना है वहाँ पे उसकी हो गई है, रोड का जो इशू है उसमें हो गया, तो उसमें हमारा डिस्कशन हो गया है कैसे इस पर डीजल की कमी उसके जो पुरानी लाइन थी उससे इस गांव को जो पानी की सप्लाई हो रही है वो सफिशिएंट नहीं है और उससे इस गांव की पेयजल की व्यवस्था पूरी नहीं हो रही है। उसी के क्रम में मैंने ऐसी साहब को कहा है कि वो खुद आके यहाँ का भ्रमण करते हैं और जो व्यवस्था हो सकती है, क्योंकि 4 गाँव में कहा जा रहा है कि वो आसपास जितनी है उनको पानी की इशूज़ आ रही है, तो उसके अनुसार एक कार्य योजना बनाई जाएगी और उसी अनुसार समस्या एक अलग। डोईवाला क्षेत्र के तमाम पत्रकारों ने मिलकर होली मिलन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में राधा रानी के शानदार नृत्य से कार्यक्रम में उपस्थित लोग झूम उठे। फूलों के साथ होली के रंग से पत्रकारों ने आम लोगों के साथ मिलकर जमकर होली खेली। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तरांचल प्रेस क्लब देहरादून के अध्यक्ष अजय राणा और पूर्व राज्य मंत्री वरिष्ठ भाजपा नेता करण बोहरा के साथ मधु थापा, शिव प्रकाश सेमवाल, रिटायर्ड कमांडर एस मथारू के साथ तमाम लोगों ने कार्यक्रम में शिरकत करते हुए होली मिलन कार्यक्रम में शिक्षक सिद्धार्थ शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता सुबोध जायसवाल, किसान उमेद बोरा, हनुमान चालीसा संगठन के अध्यक्ष मनीष सजवान के साथ तमाम पत्रकारों का सम्मान किया गया। देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकारों को और सभी जनता को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ये बहुत ही सुंदर आयोजन हमारे सम्मानित पत्रकार बंधुओं द्वारा किया गया और इनको मैं विशेष रूप से बधाई देता हूं कि इन्होंने एक सुंदर कार्यक्रम का आयोजन करके जो संदेश दिया कि होली का जो त्यौहार है उसको किस प्रकार से हमें मनाना चाहिए और ये रंगों का त्यौहार अपने आप में एक हर्षोल्लास खुशी का त्यौहार है। इसको हमने सब ने मिलजुल करके मनाया जाना चाहिए। ये एक संदेश पत्रकारों द्वारा दिया गया, ये अपने आप में बहुत अच्छी उपलब्धि है। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने किक्षा नगर पालिका का वार्ड सिरौली कला को नगर पंचायत बनाए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर
सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने सरकार को निर्देश दिए कि जब तक जनहित याचिका माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है तब तक इसे नगरपालिका का क्षेत्र मानते हुए शीघ्रता से सिरौली में विकास कार्य कराए जाएं। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई जुलाई माह की तिथि नियत की है। याचिकाकर्ता किक्षा सिरौली निवासी नई मुल्क शाद खान का कहना है कि 12 नवंबर 2021 को कोर्ट ने इसे नगर पंचायत बनाए जाने के नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी थी। तब से सरकार द्वारा नगर पालिका परिक्षेत्र में कराए जा रहे सभी सरकारी योजनाओं का लाभ इन्हें नहीं दिया जा रहा है। कोसी नदी में जो अवैध खनन हो रहा था उसको चैलेंज किया था बेसिकली कि इस कोसी नदी में काफ़ी टाइम से अवैध खनन हो रहा है। और पहले भी हम इस ऑनरेबल कोर्ट में पहले भी आए थे माननीय उच्च न्यायालय में, और पहले भी डायरेक्शन 2019 में एक स्पेशल टास्क फोर्स गठित करने का डायरेक्शन हुआ था और उसको टाइम पीरियड भी फ्रेम किया था ऑनरेबल कोर्ट ने 6 महीने का, जो अब तक गठित नहीं हुई। किसी डिस्ट्रिक्ट वाइज टास्क फोर्स गठित होनी थी जो डिस्ट्रिक्ट वाइज गठित नहीं हुई। उसके बाद दोबारा फिर हम आए जिसमें डायरेक्शन दिया गया था कि डीएम के सामने आप पेश हों, और हम पेश हुए और डीएम उधम सिंह नगर ने खनन विभाग और डीएफओ को सारे अभिलेख लेके अपने कार्यालय में बुलाया था। तारीख पड़ी पर उसके बाद कोई उसके पे कार्रवाई नहीं की गई। तो फिर इस वजह से हम दोबारा फिर माननीय न्यायालय में आए। तो आज न्यायालय ने उस चीज़ का संज्ञान लेते हुए और उन्होंने एक तरीके से कंटेम्प्ट माना कि जब स्पेशल टास्क फोर्स गठित करने के 2019 के ऑर्डर है तो उसको कंप्लायंस क्यों नहीं किया जा रहा। बरसात के मौसम में हरिद्वार में गंगा तटीय इलाकों में बाढ़ का खतरा बना रहता है। बाढ़ जैसी आपदा से निपटने के लिए प्रशासन द्वारा मॉक ड्रिल आयोजित की गई। मॉक ड्रिल में दर्शाया कि हरिद्वार के श्यामपुर क्षेत्र में अचानक बाढ़ आ गई। तुरंत जिले के सभी अधिकारियों को अलर्ट किया गया। हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यालय में बने कंट्रोल रूम में क्विक रिस्पांस टाइम चेक किया गया। एक और कंट्रोल रूम में जिलाधिकारी विनय शंकर और एसएसपी अजय सिंह समेत तमाम अधिकारी डिस्प्ले और फोन के माध्यम से पल पल की अपडेट लेते रहे। दूसरी ओर श्यामपुर से होकर बहने वाली गंगा नदी में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों ने राहत बचाव का काम शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, मॉक ड्रिल में गंगा किनारे राहत बचाव शिविर तक भी लगाए गए थे। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने बताया कि आपदा की सूचना मिलने के बाद रिस्पांस टाइम देखना ही मॉक ड्रिल का उद्देश्य था और मॉक ड्रिल में सभी लोगों ने बेहतर प्रदर्शन किया। और पुलिस की एक व्यवस्था में ये रहता है कि जो हमारी जो ट्रेंड यूनिट है, चाहे हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम बनाना कैसे मौके पर है, या किसी को वहाँ पर मेडिकल हेल्थ के लिए ले जाना है, गाड़ियों में ले जाना, तो ट्रैफिक व्यवस्था ठीक रहे वहाँ पर। और पुलिस भी एक कोऑर्डिनेशन के रूप में ही रहती है। तो जैसे मेन हमने देखा कि वहाँ कम्युनिकेशन नहीं है तो कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए तत्काल वहाँ पहुँच जाए। जितनी गाड़ियाँ, राहत सामग्री, एम्बुलेंस आ रही है वो कहीं जाम में ना फंसे, तो उसके लिए ट्रैफिक यातायात व्यवस्था बढ़ी रहे। साथ ही साथ जो एसडीएम वहाँ पर, उनके साथ हमारे जो काउंटर पार्ट सीओ हैं और अधिकारी हैं वो भी वहाँ पर मौजूद रहें। तो पूरा जो डिजास्टर मैनेजमेंट का जो प्रोग्राम है, ये जो प्लान है या जो इम्प्लीमेंट होता है, उसमें पुलिस भी एक अहम रोल कर रही है। सारे विभागों का इसमें रोल है। जैसे आपने देखा स्वास्थ्य का है, सप्लाई का है, और भी अन्य विभाग है। जैसे हमारी मोटर बोट पहुँच गई वहाँ पर, जल पुलिस पहुँच गई। वहाँ पर रिलीफ का काम हमारा चल रहा है। मुख्य रूप से इसका उद्देश्य ये है कि सूचना, जब सायरन बजा, सूचना लोगों को दी गई, तो उसके बाद रिस्पांस टाइम क्या था। हमारी जो आईआरएस सिस्टम से जुड़े हुए अधिकारी हैं कितनी देर में कंट्रोल रूम पहुंचते हैं, इसको पूर्णतः गोपनीय रखा गया था। ये लोगों को पता था मॉक ड्रिल होगी, लेकिन कब होगी आज ये किसी को नहीं बताया गया था। तो इसको हम लोगों ने फ्लैश किया जब 11:35 पर, तो हम लोगों ने इस चीज़ का ऑब्जर्वेशन लिया कि कितनी देर में हमारे ऑफिसर्स ने वहाँ रिस्पॉन्ड किया। मौके पर जब बताया गया कितनी देर में वो पहुँचे हैं, कितनी देर में हम लोगों ने जो इंस्ट्रक्शंस इशू किए उसको फॉलो किया गया। तो अभी तो इसका भी कार्रवाई चल रही है, इसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन होगा। इनिशियल रिस्पॉन्स इज बेटर, काफ़ी बेटर रहा। फिलहाल वक्त है ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़। दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई है। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने पूर्व के आदेशों का पालन न कराने को लेकर चीफ सेक्रेटरी माइनिंग को 16 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 16 जुलाई की तिथि नियत की है। धामी सरकार के निर्णय के बाद विधानसभा सचिवालय ने ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बजट सत्र की अधिसूचना जारी कर दी है। गैरसैंण के
भराड़ीसेण स्थित विधानसभा भवन में 13 मार्च से सत्र शुरू होगा, जबकि 15 मार्च को सरकार बजट पेश करेगी। धामी सरकार के बजट में रोजगार पर फोकस होगा। इसके साथ ही सरकार अवस्थापना विकास, पर्यटन, औद्योगिक विकास, खेती व उद्यानिकी पर ज्यादा जोर देगी। माना जा रहा है कि धामी सरकार का बजट सशक्त उत्तराखंड @ 2025 की दिशा में तय करने वाला होगा। वहीं धामी सरकार जनता के सुझाव आमंत्रित कर सुझाव के अनुसार बजट तैयार कर रही है। एक तरफ जहां सरकार इस बजट सत्र को ऐतिहासिक बनाने की कोशिश में है, तो दूसरी तरफ विपक्ष की ओर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि सरकार का खजाना खाली है, सरकार सिर्फ सुर्खियां बटोरने का काम कर रही है। इस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। धामी सरकार गैरसैंण में 15 मार्च को राज्य का बजट पेश करेगी। सरकार के निर्णय के बाद विधानसभा सचिवालय ने ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बजट सत्र की अधिसूचना जारी कर दी है। गैरसैंण के भराड़ीसेण स्थित विधानसभा भवन में 13 मार्च से सत्र शुरू होगा, जबकि 15 मार्च को सरकार बजट पेश करेगी। धामी सरकार के बजट में रोजगार पर फोकस होगा। इसके साथ ही सरकार अवस्थापना विकास, पर्यटन, औद्योगिक विकास, खेती व उद्यानिकी पर ज्यादा जोर देगी। माना जा रहा है कि धामी सरकार का बजट सशक्त उत्तराखंड 2025 की दिशा को तय करने वाला होगा। वहीं धामी सरकार जनता के सुझाव आमंत्रित कर सुझाव के अनुसार बजट तैयार कर रही है। निश्चित रूप से बजट पर केंद्रीय बजट का प्रभाव भी होगा। जिस प्रकार से केंद्र में गांव, गरीब, किसान, महिलाएं, नौजवान, युवक, व्यापारी, सैलरीड पर्सन, यानी हर वर्ग का ख्याल रखा गया है और हर वर्ग को उसमें संतुष्टि मिली है। उसी प्रकार से जनता की राय ली गई है, तो जनता की राय के अनुरूप संसाधनों के अनुसार हमारे उत्तराखंड का बजट भी, जो हमारा लक्ष्य है 2025 में उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाना, उसको परिलक्षित करने वाला बजट होगा। एक तरफ जहां धामी सरकार इस बजट सत्र को ऐतिहासिक बनाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की ओर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि सरकार का खजाना खाली है, सरकार सिर्फ सुर्खियां बटोरने का काम कर रही है। वहीं विपक्ष ने बीजेपी पर गैरसैंण की उपेक्षा का आरोप लगाया है। 13 तारीख से आहूत बजट सत्र में धामी सरकार से प्रदेश की जनता की बहुत सारी अपेक्षाएं, और सरकार दावे कर रही कि इस बार का बजट ऐतिहासिक होगा, और हमने जनता से तमाम राय शुमारी की है। लेकिन प्रदेश में पिछली बार भी सरकार ने यही दावा किया था कि जनता से राय शुमारी की, लेकिन फिर भी उस राय शुमारी का जमीन पर कहीं असर नहीं दिखा। जो उत्तराखंड में बेरोजगारों की मांगे हैं कि उनको रोजगार मिले, उसके लिए बजट में प्रावधान होनी चाहिए, और उत्तराखंड में जो ग्रीन सेंस की मांग होती है उसके लिए सरकार क्या करती है ये भी देखना होगा। और पहाड़ में जो कृषि और बागवानी को बढ़ावा देने के लिए, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, उद्योगों को पहाड़ चढ़ाने के लिए सरकार की क्या योजनाएं होंगी, बजट में क्या प्रावधान किए जाएंगे, इस पर भी निश्चित तौर पर हमारी और प्रदेश की जनता की नज़र रहेगी। देखिए, आम आदमी पार्टी का स्पष्ट रूप से कहना है कि जो अगला बजट आना चाहिए वो जनता से वार्ता के बाद ही आना चाहिए। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपना जो थोपने का काम, अपने निर्णय थोपने का काम कर रही है, वो एक दुख की बात है। और कहीं ना कहीं ये जो बजट आने वाला है, इसमें आम आदमी पार्टी ये मांग करती है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता से बात करने के बाद ही इस बजट को लाना चाहिए। कुल मिलाकर चुनावी साल में उत्तराखंड में एक बार फिर से बजट सत्र पर सियासत शुरू हो गई है। एक तरफ जहां विपक्ष सरकार पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार बजट को ऐतिहासिक बनाना चाह रही है। सवाल ये है कि जब सरकार सत्र को गैरसैंण में करने के साथ ही जनता के अनुरूप बजट तैयार कर रही है, तो ऐसे में विपक्ष क्यों सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है? क्या विपक्ष के पास राजनीति के अलावा कोई सुझाव भी है? क्या सिर्फ सरकार के कार्यों पर सवाल उठाना ही विपक्ष का काम है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में बस इतना।